जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके बता दें ऑडियंस को और व्यूअर्स को, टीआरसी सरथल जो वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू डिवीज़न में। और हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी, सीनियर लीडर पीडीपी जे&के। तो सर स्वागत है, वेलकम है, और इन हंसी वादियों की तरफ से हम आपका खुशामदीद करते हैं चैनल में। सर सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जेके टीवी का दूर दराज एरिया में आके और जहां की लोगों की जो डिमांड है, लोगों की मुश्किलात हैं, उसको देखते हुए लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और लोगों के हित की बात है। मैं यही कहूँगा, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ उठा के गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। एलजी साहब हैं या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, गरीब जनता है, मुश्किलात में फंसी हुई है, बरसात का मौसम है, लोगों को सहूलियत जो है पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को जहां आके देखना चाहिए। जहां दूर दराज एरिया है, सरथल बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं ये कहूँगा सरथल टूरिस्ट के लिए हाँ एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लोगों को मुश्किलात रहती है, जहाँ टीआरसी जहाँ पे अपना टूरिज़्म बने हुए हैं, हट बनी हुई है, मगर इसके अलावा और बहुत ज़रूरत है जहाँ पे काम करने की। डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर गौर करती है और ध्यान देती है तो ये नंबर 1 टूरिस्ट पॉइंट बनता है। तो मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट को ये इसको देखना चाहिए, अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। और जहाँ पे जो रोड का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ दूर दराज एरिया है, इसके जम्मू से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं, भद्रवाह से लोग आते हैं, बनी से लोग आते हैं, तो एक अच्छा पॉइंट है जहाँ बैठने का। और जहाँ जैसा जो पॉइंट है उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है। तो सर मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा, आप भी सियासत में रहे हैं, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रही है जे&के स्टेट में जो स्टेट नहीं है। इस बात का हमें दुख है, क्योंकि सच का साथ देना है, हमने सच की आवाज़ उठानी है, हमें किसी के प्रेशर में नहीं आना है। यहाँ प्रेशर चलता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम, वो कहते हैं कि हमें प्रेशर है जी। तो ये क्या प्रेशर है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या डिक्टेटरशिप है? पॉलिटिकल सिस्टम सर जे&के में जो शैटर्ड है, अनस्टेबल सिस्टम है, यूथ्स आर सफरिंग, अपॉर्चुनिटी के कोई साधन नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं, सिर्फ बड़े बड़े वादे दावे किए जा रहे हैं। हाई लेवल जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, अथॉरिटेरियन रिजीम है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑन द ग्राउंड वर्क नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ में। आप देख लें सर, एडमिनिस्ट्रेशन देखें, ब्यूरोक्रेसी कुछ और सिस्टम है, और जो एलजी साहब हैं हमारे जे&के में, वो सिंगल हैंडली ये सब इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी किस्म का एक्शन नहीं देखा जा रहा है। रोड की आप बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, कई सालों के प्रोजेक्ट पड़े हैं ऐसे, किसी की सुनवाई नहीं है, गरीबों को तो दबाया ही जा रहा है, उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे अपने देशवासियों के और जे&के स्टेट को? नंबर 1 जो आपने ये कहा है कि जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और जहाँ के जे&के के मसले मसाइल जो हैं, ये बात आपकी सही है कि जहाँ पे जो है जब से 370-35 इन्होंने रिजॉल्व किया है, 35 और 370 को, और ये आम जनता इसको सफ़र कर रही है। आम जनता की आवाज़ जो है, जहाँ पहले पॉलिटिकल सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और पॉलिटिकल इन्होंने शुरू में जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पार्टियाँ भी थी, उनको बोलने नहीं दिया, दबाया गया, उनको ऊपर डिक्टेटरशिप इतनी जोर थी कि इन्होंने बात ही नहीं करने दी। और उसके बाद आज जो है, आज भी वही हिसाब है। और जब से ये ड्यूटी बनी हुई है, ड्यूटी बनी है, ये अफसरशाही है, कोई बात सुनता नहीं है। कोई आम आदमी अगर किसी ऑफिसर के पास जाता है, वहाँ उसकी इतनी सुनाई नहीं होती है, और हर आदमी की अप्रोच भी नहीं होती। जैसे एलजी साहब हैं, या एडवाइज़र साहब हैं, या कमीशन सेक्रेटरी हैं, आम आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता है। अगर जाएगा भी तो उससे मुलाकात नहीं हो सकती, और वो पूरा ब्रीफ नहीं कर सकता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो एमएलए एमएलसी वगैरह जो लोग होते थे, मंत्री होते थे, और उसमें ये था हर आदमी वहाँ पे लोकल होते थे, वो अप्रोच करके और अपने मसले मसाइल हल करते थे। अब जो है सेंटर के है, वहाँ से ऑर्डर निकलता है और जहाँ पे इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। एलजी साहब के पास कौन जाएगा, एलजी साहब कितने लोगों की बात सुनेंगे? ग्राउंड रियलिटी उनको पता, कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता है। जिनका पता भी है वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं ग्राउंड में, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट ग्राउंड में नहीं होती हैं, और वो उसी चीज़ों से लोग वंचित रहते हैं। जहाँ
जहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे आज जो है गरीब आदमी जो 700 रुपये की बजरी मिलती थी एक ट्राली, आज वही बजरी 5500 रुपये की मिल रही है। इन लोगों की डिमांड थी एक रेट फिक्स होना चाहिए। जो चीज़ 700 रुपये की सीधी सीधी 5000 5500 में या 6000 में चली गई कि डिपार्टमेंट कहाँ सोया है। डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। मानी का एक ऐसा देखिए जहाँ ये टेंडर लगा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट टेंडर लगा रहा है और माइनिंग बंद है। जब माइनिंग बंद है तो टेंडर कहाँ से मटेरियल आ रहा है, ये इनको देखना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एलजी साहब को देखना चाहिए। अगर आप टेंडरिंग सिस्टम कर रहे हो कितना खर्चा होता है टेंडरिंग में भी। जब एनआईटी बनती हैं टेंडर का जो वो करते हैं, पेपर में देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसकी, तो उसमें भी खर्चा होता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसमें टेंडर डालता है, उसके बाद उसको मटेरियल नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो वो इतना उसका हाईएस्ट रेट होता है, उसको ये नहीं पता रहता कि ये आज इसका रेट ये है तो कल क्या हो जाएगा, या महीने के बाद क्या हो जाएगा, या 2 महीने 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा। आज आप डीजल की बात करो, ये डीजल का कोई पता नहीं चल रहा है कि इसका रेट कब क्या हो जाएगा। कम होने का तो कोई नाम ले नहीं रहा है, ये रेट बढ़ ही रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सेंटर का बड़ा हाथ होता है, स्टेट को कैसे जितनी भी स्टेटें हैं कैसे चलाना है, हिंदुस्तान को कैसे चलाना है। ये थोड़ी है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके जीएसटी बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिए। आज वो ट्रांसपोर्टर जो हैं वो सड़क पे आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारा किराया बढ़ाओ, जहाँ डीजल इतना महंगा हो गया। जब जो किराया बढ़ाएंगे तो आम लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा, आम लोगों को तकलीफ होगी। गैस सिलेंडर जो है जो 300 400 500 रुपये से ऊपर था नहीं, आज जो है वो 1000 रुपये के करीब गैस सिलेंडर है, वो भी लाइन पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जे.एंड.के जहाँ पे जो हमारी स्टेट में जो वहाँ से पंजाब से आ रहे हैं लोग, गुजरात से आ रहे हैं, जम्मू की इतनी बुरी हालत है। आज जो छोटा मोटा काम लोग जो हमारे नौजवान करते थे, नौजवान तो आज मेरे ख्याल में ऐसी कतार पे पहुंच गए हैं, वो कहते हैं हम करें क्या। घर जाते हैं तो घर वाले उनको परेशान करते हैं कि आप काम कुछ नहीं करते हो, तो घर से बाहर जाते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है। तो छोटे मोटे जो आज जो कंपटीशन में है, जहाँ 10,000 रुपया किसी को सैलरी मिलती थी, आज वो भी 3,000 रुपया उसको सैलरी दे रहा है। काम ही नहीं है, बिजनेसमैन के पास भी काम नहीं रहा है। वो भी पहले तो ये लॉकडाउन रहा, 2 साल तो लॉकडाउन ही रहा। गाड़ियों की जो किस्तें हैं, जिन्होंने जो ट्रांसपोर्टर हैं वो गाड़ियां जो हैं वो बैंक उसके पीछे पड़े हुए हैं कि आप गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, पैसा आ नहीं रहा है, मार्केट में काम नहीं है। तो जो ट्रांसपोर्टर थे उनका सारा धंधा चौपट हो गया है। सर फ्यूचर क्या होगा? जो यूथ है, जैसा आपने कहा, तो जो यूथ है हमारा, उसका जो एग्रेशन है, रोष है अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, तो क्या फ्यूचर रहेगा? ये तो मैं ये कहता हूँ इनके खोखले वादे हैं। ये मोदी साहब ने कहा था हम ये स्कीमें ला रहे हैं, और ग्राउंड में बहुत सारे उन्होंने स्कीमें लॉन्च की हैं। ये नहीं है कि स्कीमें नहीं, वहाँ टीवी में हम देखते हैं, पेपर में हम पढ़ते हैं, मगर ग्राउंड में जो है वो किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब जब ग्राउंड में फ़ायदा नहीं है, वो स्कीमें लॉन्च करने का मतलब क्या है? क्या जे.एंड.के में सर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशियो क्राइसिस हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसके इकोनॉमिकली अगर आप देखते हैं तो जे.एंड.के तो डैडी है। जे.एंड.के में तो काम ये जो वहाँ से ये प्रोजेक्ट ये कह रहे हैं हम ये जे.एंड.के के लिए ये कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंटें हो रही हैं, मगर उसके लिए जहाँ पे ग्राउंड पे अभी कुछ ऐसा नहीं है। जो काम जहाँ पे प्रोजेक्ट हैं भी, वो भी अधूरे पड़े हुए हैं, और लोगों को काम धंधा कोई है नहीं। जहाँ सेंटर कोई ऐसा कोई स्कीम अगर वो कोई अनाउंस करे जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो और लोगों को उसको फ़ायदा हो। अब ये एम्प्लॉयमेंट ही है, एम्प्लॉयमेंट और रिटायर कितने लोग हुए हैं मुझे ये बताओ। अगर कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो, वहाँ पे अगर 50 एम्प्लॉय काम करते थे, आज वो 10 या 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बाकी सारे रिटायरमेंट पे रिटायर हो गए हैं, और उसकी जगह नए एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं हुई है। अब जब वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एक 50 आदमी का काम जो है 10 आदमी या 20 आदमी कैसे कर पाएंगे? वो लोग सफ़र करते हैं। डिपार्टमेंट तो चलता रहता है, धक्का स्टार्ट चलता रहता है।
बात है, मगर लोगों की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों ही पड़ी हुई हैं। चाहे वो रेवेन्यू में चले जाओ, चाहे किसी पीएचई डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिजली डिपार्टमेंट में चले जाओ। बिजली डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ, आज से 20 साल पहले जहाँ पे एक ट्रांसफार्मर 63 केवी का लगा था, तो आज भी 20 साल के बाद या 30 साल के बाद भी वही ट्रांसफार्मर है। और उसके बाद पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, मगर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी वही है। और लोगों को लो वोल्टेज ना, उनके पंखे चलते हैं, फ्रिज नहीं चलता है। अब जम्मू में कितना लोग सफ़र करते हैं कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जहाँ जो एक दिन के अभी हवा चलती है थोड़ी बहुत, तो सारी पावर बंद रहती है। कोई सिस्टम ही नहीं है, तरीक़ाकार ही नहीं है डिपार्टमेंट का कि डिपार्टमेंट किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर गौर करे और लोगों को पूरी सहूलियत मिले। और लोगों को समस्या का जो परमानेंट समस्या है वो किसी डिपार्टमेंट से हल नहीं हो रही। चाहे पीएचई लगा लो, पीएचई में मैं अभी पिछले दिनों जम्मू में इतनी दहशत पड़ी हुई थी पानी की, पानी लोगों के पास नहीं था पीने के लिए, बिजली का हाहाकार मचा हुआ था। हर लिहाज से आप देखेंगे, हर लिहाज से जम्मू के लोग वंचित हैं। हर बिजनेस देख लो, चाहे और किसी डिपार्टमेंट का कोई मसला मसाइल किसी डिपार्टमेंट में कोई सुन नहीं रहा, ना कोई सुनाई हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है जो ऐसे अनाउंसमेंट करके या डिक्टेटरशिप करके बीजेपी कहेगी कि हम जो हमने बोल दिया वो हो गया, लोग इससे वो हो जाएंगे। जो वादे किए थे, आपका मैनिफेस्टो क्या था इलेक्शन में, जो आपका मैनिफेस्टो था उसको आप भूल ही गए, वो आपने साइड पे कर दिया। अब जो है आप नए आशा लेके चलते हो, जब इलेक्शन आती है किसी आस्था का मुद्दा उठाते हो और लोगों को गुमराह करते हो, गुमराह करके लोगों से वोट ले लेते हो। सरकार बन गई, अब मोदी के नाम पे लोग दे देते हैं वोट। अब मुझे ये बताएं, मोदी साहब बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के, हम ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं। जो उनके एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो ले मोदी साहब, वो क्यों नहीं लेते हैं? वो एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको देखना चाहिए जहाँ का जो एमएलए है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमपी है, और ये इनकी हमारी पार्टी के जो लोग हैं जो डेवलपमेंट ग्राउंड पे कर रहे हैं, जो खोखले वादे हैं, ये कितनी देर तक आपके नाम पे जो लोग बोल रहे हैं। अब तो वो चक्कर रहा नहीं, अब लोग अवेयरनेस हो गया है, लोगों को पता चल गया है। ये 8-10 साल हो गया, 7-8 साल हो गया ये गवर्नमेंट बने हुए, मोदी सरकार को वोट देते हुए, तो लोगों को पता चल गया है कि हमें क्या इसके बदले हमें मिला क्या है। तो मेरा यही है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है। मुफ्ती साहब कहते उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये रहबरे तालीम, जो टीचर पहले लगे थे, रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम, जो छोटी मोटी जितनी भी स्कीमें थी, बड़ी बड़ी स्कीमें उन्होंने, ये बनी बदरवाह जो रोड है, ये जो गवर्नमेंट है क्या करेगी क्या नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो सोच है वो पूरी नहीं हो पा रही है, उनको पूरा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो अगर होगा भी तो आज जब 10 साल के बाद होगा या 20 साल के बाद होगा, तो वो 20 साल लोग सफ़र करेंगे, 20 साल लोग कैसे चलेंगे, बच्चे कैसे काम, जो न्यू जनरेशन है उसके लिए तो बहुत ही समस्या है। वो तो उनको तो जहाँ डिपार्टमेंट में जहाँ भी जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई उनकी बात सुनता नहीं है। कोई शर्मा साहब किसको कसूरवार ठहराएंगे? एक्शन नहीं हो रहा है क्या? जुडिशरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, या शैटर्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, या डिफंक्ट पॉलिटिकल सिस्टम है? आखिरकार किसको कसूरवार ठहराएंगे? क्योंकि हमारा देश जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि हम पक्के देशभक्त हैं। हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्यूरिसडिक्शन सब कुछ, जुडिशरी सब कुछ हमारा है, फिर वो एक्शन नहीं हो रहा है, फिर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो आखिरकार किसको कसूरवार ठहराएंगे हम? जो हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं उनको, या पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा, या डिक्टेटरशिप है, या डेमोक्रेसी का जो इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, आखिरकार है कौन कसूरवार? सर एडमिनिस्ट्रेशन है, या जुडिशरी है, या ब्यूरोक्रेसी है? सर किसको बताएंगे? मैं बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी। मैं ये कहूँगा कि अभी सेंटर में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, फुल मेजॉरिटी में है, उसको किसी को पूछने की ये नहीं है, वो अपने तरीके से चला रहे हैं। गवर्नमेंट जो उनके मन में आता है वो करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, ना किसी को वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं। और दूसरी बात यह है, जहाँ JNK की आप बात करेंगे, तो JNK जो ड्यूटी है सेंटर के अंडर है, सेंटर से ही इसका बटन ऑन होता है और LG साहब उसी के ऊपर करते हैं। मगर कहने का मतलब यह है कि स्टेट में, जहाँ JNK में ड्यूटी में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के काम नहीं कर पा रही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
जहां पुलिस डिपार्टमेंट में एक लड़की किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग होगी, पुलिस डिपार्टमेंट को हमने इतला दी और उसको बताया सारा। वो उसकी पहले एफआईआर नहीं लग रही थी। ये जोड़ियाँ पुलिस स्टेशन है और लड़की जो मीरा साहब की थी वहाँ किसी के घर में गई थी, वहाँ से उसको किडनैपिंग किया गया। आज तक उसका सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस कहती है हम ढूंढ रहे हैं। अगर कोई बंदा जाता है कहते हैं जी पॉलिटिकल कोई भी जाएगा तो उसकी कोई बात बैरोक्रेसी हावी है, बैरोक्रेसी किसी की बात सुन नहीं रही है और वो अपनी मनमर्जी कर रही है, जो वो चाहेगी वही कर रहेगी और कुछ नहीं। ये डिक्टेटरशिप के सिवाय और कुछ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। अगर नज़र रखें, एडवाइज़र बैठे हैं ठीक है, अपने सेक्रेटरी में कुर्सी मिली है ठीक है, 2 साल निकलेंगे 4 साल निकलेंगे, उनको भी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो ना किसी की बात सुने, ना बात सुने, गरीब लोगों की जनता की आवाज़ सुने। मैं आईजी के पास गया, आईजी के महबूबा मुफ्ती जी ने फ़ोन किया था आईजी साहब को कि आप जहाँ पे देखो ये मसला ऐसे बना हुआ है तो आप उनको लोगों को अरेस्ट करो जो लोग इस केस में इन्वॉल्व है। किसी ने ये नहीं किया कि उसको हम पकड़ के और वो कहते हैं जी वो भागे हुए हैं। भाई पुलिस का काम क्या है, ढूंढो कहाँ पे है वो लड़की। अगर आज 15 दिन से या 20 दिन से किडनैपिंग है, कौन उसको, पुलिस का काम नहीं है ये। अगर वो ये नहीं करे, ऐसे एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं, मगर ग्राउंड पे नहीं, लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये इससे हमें दुख होता है। ठीक है, ड्यूटी है, जिस अफसर की जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी समझे। अगर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा तो लोगों के काम कैसे होंगे। हर जगह ये प्रॉब्लम है। डीसी के पास जाओ, डीसी के वहाँ पे जो वो बैठे हैं पीए बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ भाई, नहीं बोलता हूँ, वो माँ करप्ट लोग हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं मैंने खुद देखे हैं कि वो जो बाहर बैठे हैं, डीसी से मिलना हो कहते हैं जी डीसी साहब के पास टाइम नहीं है। डीसी को पता ही नहीं है कि मेरे पास कोई मिलने आया है या नहीं मिलने आया है। वो कहते हैं जी एक दिन डीसी साहब मिलते हैं, बस उनका एक ही दिन टाइम होता है मिलने का, तो वो जब होंगे तो हम मिलाएंगे। तो जो बंदा दूर दराज गाँव से आएगा वो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे डीसी को मिलने के लिए। जब कोई डेपुटेशन लेके आया है वहाँ पे उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है तो वो डीसी को कहेगा कि वो डीसी साहब बैठे नहीं है, उसका एक पीए कहेगा। बिल्कुल सही शर्मा साहब। जो लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है उनको तो पैरालाइज ही कर दिया गया है सीधे तौर पर अभी। और सर दूसरी बात कहूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से कुछ साल पहले मुझे न्यू साउथ वेल्स के इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे काम करने वाले स्कॉलर मिले थे J&K में सर। तो उनसे मैंने कहा कि क्यों नहीं आप यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। बोला हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें अलो नहीं करता है कि J&K में पैसा लगाएं। क्या बताएंगे सर? इसमें गलत है। अगर वो डिफेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हम J&K में पैसा नहीं लगाएंगे, उनकी क्या सोच है क्या नहीं है। वो उनको चाहते हैं जो अब हायर अथॉरिटी पे बैठे J&K को डेवलप नहीं देखना चाहते हैं, तो वो उनकी गलत सोच है। ये कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, टूट अंग है तो अंग को वो सुखा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नहीं जी, कहने को टूट अंग है मगर करने में, ग्राउंड में करने में दिखाओ ना लोगों को कि जम्मू कश्मीर के साथ आपको कितनी हमदर्दी है। ये तो जम्मू कश्मीर के लोग, मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में सिवाय जो जब 370 इन्होंने तोड़ी, आज बीजेपी के लोग भी मुंह बंद करके बैठे हैं। लोग पूछ रहे हैं उनको, आज बिल में छुप गए हैं वो लोग, आज वो सामने नहीं आ रहे हैं। आज जो हर आदमी बाहर निकला हुआ है वो कहता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। अब नौजवान बाहर निकला, हमारा फ्यूचर क्या है। तो जो पहले भी लोग नहीं थे 370 के खिलाफ, चंद लोग बीजेपी के लोग थे कि 370 और ये इसके तो 35 के लिए ये लोग नारे लगाते थे। अब देखो अब ग्राउंड में ये चीज़ें आई हैं, अब लोगों को जवाब देना जी, अब लोग उसको जवाब देंगे। शर्मा साहब भाषणबाजी, हमें दुख होता है, हम भी देशवासी हैं, हम भी पेट्रियाटिक फीलिंग्स रखते हैं, देशभक्ति का इजहार करते हैं नारा लगाकर, लेकिन हम दिल में रखते हैं सर। और कहीं ना कहीं जो है हमें दुख होता है, हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है सर। हम अभी सरथल में बैठे हैं TRC में, ये नहीं है पता कि हमें नीचे से चाइना घुसना आए, कहीं ऊपर ना निकले। चाइना घुसा हुआ है सर, समुद्रों से, पानी से घुसा हुआ है, टेरिटोरियल बॉर्डर से घुसा हुआ है, फ्रंटियर से घुसा हुआ है सर। तो उसके लिए चुप बैठे हैं, हमें दुख होता है, लेकिन सर हमारे पास कुछ नहीं कि हम मुकाबला करें, यही हम आवाज़ उठा सकते हैं। क्या बताएंगे सर? ऐसे है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बॉर्डर से क्रॉसिंग होती है हमारी बेल्ट फोर्सेज लगी हुई हैं, मगर उनको ये नहीं पता चलता कि मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं।
ये अंदर जब चला जाता है हम देखते हैं रेलवे स्टेशन में कोई कुछ लोग आ गए हैं, जहाँ कुछ बस स्टैंड में आ गए हैं, एयरपोर्ट में आ गए हैं, किसी सिटी में घुस गए हैं। ये फोर्सेस क्या कर रही हैं? चाइना जो है, चाइना वो कितने सालों से ये अपना ले वाला उसने सारा एरिया कवर किया, उत्तरांचल में किया है, बाकी वाला एरिया कवर किया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उनके क्या करना है, किस तरीके से मसला हल हो सकता है, उस तरीके से मसले को हल करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, हमारे महबूबा साहिबा वो बात करती हैं कि बातचीत से मसला हल करो, बातचीत से मसला हल करो, ये कहते हैं जी ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी थी तो आप लोगों ने तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई, तब ये पाकिस्तानी नहीं थे, तब कहाँ थे आप? आपको पता है कि मुफ्ती साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट में वो होम मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो JNK के चीफ मिनिस्टर रहे, उस टाइम वाजपेयी साहब भी थे, और उन्होंने डायलॉग ये किया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का डायलॉग किया था। तो कुछ मसले मसाइल है, कुछ इधर के लोगों को परेशानी है, कुछ उधर के लोगों की परेशानी है, ये मिलजुल कर बैठ के इस चीज़ का मसला हल होना चाहिए। हर रोज़ ये हमारा नौजवान मर रहा है, चाहे वो कश्मीर से है, चाहे वो पंजाब का फोर्सेस का है, चाहे जम्मू का है, चाहे वो गुजरात का है, चाहे दिल्ली का है, चाहे कश्मीर लोकल है, लद्दाख का है, कहीं का भी है, तो हमारे लोग ही हैं। तो अगर कोई बातचीत से मसला हल होता है तो उसको करना चाहिए, क्योंकि घर का बंदा, वो बच्चा नौजवान मरता है, उसको कितनी तकलीफ़ होती है वही जानता है। हम तो बातें करते हैं हाँ कि वो इतने लोग मर गए हैं, मगर जिनके घर के लोग मरते हैं उनको पता है उनके साथ क्या गुजरती है। किसी का एक बच्चा है, अब RSपुरा से आया है, या कश्मीर से कोई निकला है, चाहे वो पंजाब से आया है, तो वो बच्चे आए हैं, वो काम कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं। अगर जब उनकी अर्थी घर में जाती है तो घर के लोग उनका सारा, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। रिलीजियस पॉलिटिक्स कहेंगे आप, या डिक्टेटरशिप से तुम्हारा हो रहा है, या क्या कहेंगे, या बंटवारा कर रहे हैं आपस में हिंदू मुसलमान? अगर बीजेपी की ऐसी मंशा है तो वो ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा होगा भी नहीं, और ना सोचना चाहिए इस को कि किसी कम्युनिटी वाइज किसी को डिवाइड करना, ये गलत बात है। जो करने वाले हैं उनकी गलत सोच है, गलत नीति है उनकी। ये सब लोगों को इकट्ठे लेके, पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल सिस्टम यही है, सब लोग मिलजुल के चलें, इकट्ठा चलें, और उसके जो भी अगर कोई ये हमारी ये 5 उंगली हैं, हमारी 5 ये, अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक ताकत बनती है। वो ताकत लेके चलो, वो इसको भी करोगे, इसको कमज़ोर करोगे तो नुकसान किसका है? हिंदुस्तान कमज़ोर होगा। ये थोड़ी एक स्टेट के ऊपर, तो सेंटर में लोग बैठे हैं, कोई एक स्टेट के वो जिम्मेवार नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के जिम्मेवार हैं। अगर किसी भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम आती है, वो सेंटर जिम्मेवार है उसका। तो अगर ये कमज़ोर करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो वो गलत बात है, हम उसके हक़ में नहीं है। हमें ये कोई भी नहीं है, ये नहीं है कि जो आम जनता जो है इसके हक़ में है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो है जहाँ पे गलतियाँ होती हैं उसका सुधार करो, सुधार करना भी चाहिए। ये डिक्टेटरशिप जो आप कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप तो अगर वो इससे डिक्टेटरशिप चलाएंगे तो हिंदुस्तान का ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई गलत हो रहा है उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, कोई गरीब आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। चंद लोग हैं जो बेनिफिट उठा रहे हैं, किसके छूट रहे हैं, कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और आम जनता को इसका नुकसान ना हो। ये थे हमारे साथ एक विजनरी लीडर कहेंगे आप, सीनियर लीडर, ऐसे लीडरशिप की जो विजनरी हो और सेकुलर हो और सबका साथ लेकर चले, ना कि ये सिर्फ हमारा स्लोगन हो, नारा हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो ये खोखला है, ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़े, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।